हाय ऑल, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, है ना। तो यही इस सब्जेक्ट के, यही इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल कंसेप्ट हैं और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। विल बी फिनिशिंग इट इन जस्ट 1 or 2 lectures, ठीक है। So let's start with it. The introduction of e-ledgers is a unique feature under GST regime. Electronic ledgers are statements of cash and input tax credit in respect of each registered taxpayer. क्या बोला है? e-ledger है ना, वो एक यूनिक फीचर है GST स्कीम का, GST regime का। जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसमें ई लेजर जैसा कुछ भी नहीं होता था। और ई लेजर क्या इंक्लूड करता है? ई लेजर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है? जीएसटी का एक यूनिक फीचर है। फाइन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिकल लेजर्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, ये कहाँ पे मेंटेन होते हैं? जीएसटी पोर्टल पे मेंटेन होते हैं। ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ते टाइम पे आपको बताया था, है ना। तो जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, ये तीनों लेजर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और आपको आपके जीएसटी डैशबोर्ड पे दिखते हैं, है ना। और ये क्या बताएंगे? आपका कैश लेजर, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस बताएगा, है ना। क्रेडिट लेजर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस बताएगा। लायबिलिटी रजिस्टर आपका आउटपुट टैक्स का बैलेंस बताएगा। फाइन। कैश लेजर मेनली क्या बताएगा? जो आपने कैश डिपॉजिट की होगी, ठीक है, उसका बैलेंस आपको बताएगा। Fine. In addition, each taxpayer shall also have an electronic tax liability register. Once a taxpayer is registered on the common portal, 2 e-ledgers, cash and input tax credit ledger and an electronic tax liability register will be automatically opened and displayed on his dashboard at all the times. ठीक है, fine. Electronic cash ledger. So section 49 subsection 1 read with rule 87 of CGST rules speak about electronic cash ledger. तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, उसके बाद हम रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, उससे आप किसका पेमेंट कर सकते हो? उससे आप आपका आउटपुट टैक्स भी पे कर सकते हो, इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो, पेनल्टी भी पे कर सकते हो, है ना। या कोई और लायबिलिटी है तो वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करके पे कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करूं तो उसका यूज केवल आउटपुट टैक्स पे करने के लिए ही होता है, ठीक है। क्रेडिट लेजर में कौन सी डिटेल्स होती है? जो आप किसी से गुड्स परचेज करते हो और उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करते हो, वो कहां क्रेडिट होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। कैश लेजर में क्या होता है? जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो गवर्नमेंट के पास इन सीजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी और आईजीएसटी, वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। सो कैश लेजर से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट लेजर से केवल आप आउटपुट टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन्स समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स और पेमेंट्स मेड बाय टैक्सपेयर। जो भी आपने डिपॉजिट पेमेंट किया उसकी समरी कहां होगी? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इट इज मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। Cash ledger has to be maintained in the prescribed form on the portal by a person liable to pay tax. The amount reflected in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount in the prescribed manner. क्या बोला है? कैश लेजर से आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या कोई भी अमाउंट अंडर द एक्ट आप पे कर सकते हो। In the ledger, information is kept minor head wise for each measure head. क्या बोला है? इंफॉर्मेशन इज केप्ट माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड। मतलब मेजर हेड इसको बोलते हैं आईजीएसटी, इट इज अ मेजर हेड। सीजीएसटी इज अ मेजर हेड। एसजीएसटी इज अ मेजर हेड। अब हर मेजर हेड के 5 माइनर हेड्स होते हैं। मतलब आईजीएसटी के अंदर 5 माइनर हेड्स होंगे: टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सेस एंड अदर्स।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है, मेजर हेड्स है, और हर मेजर हेड के क्या होंगे, 5 माइनर हेड्स होंगे। फाइन। तो जो पोर्टल है उस पे डेटा मेजर हेड वाइज और माइनर हेड वाइज दोनों तरीके से मेंटेन होगा। फाइन फ्रेंड्स, यहां पे सेस नहीं, यहां पे आएगा फीस। ठीक है। The ledger is displayed major head wise, that is IGST, CGST, UTGST and cess. Cess is also a major head. Each major head is divided into 5 minor heads, that is tax, interest, penalty, fees and others. ठीक है। तो आपने आईजीएसटी में टैक्स के लिए कितना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, इंटरेस्ट के लिए कितना कर रखा है, पेनल्टी के लिए कितना कर रखा है, सीजीएसटी में टैक्स के लिए कितना कर रखा है, इंटरेस्ट के लिए कितना कर रखा है, पेनल्टी के लिए कितना कर रखा है ना, उस सब की डिटेल आपको कॉमन पोर्टल पे मिलेगी अंडर द हेडिंग कैश लेजर। फाइन। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन मेक कैश डिपॉजिट्स इन द रिकॉग्नाइज्ड बैंक थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर using any of the online or offline modes permitted by the GST portal। क्या बोला है कि जो कैश डिपॉजिट्स करने हैं आपको, वो आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हो। अच्छा, ऑफलाइन कैसे होगा, तो आपको पोर्टल पे चालान जनरेट करना रहेगा और उस चालान के थ्रू आपको ऑथराइज्ड बैंक, ठीक है, कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स रहती है जिनसे आप जीएसटी डिपॉजिट कर सकते हो। तो उस ऑथराइज्ड बैंक में जाके आप मैन्युअली भी जीएसटी डिपॉजिट अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में करवा सकते हो। फाइन। द कैश डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स लाइक टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दैट इज सेक्शन 49 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 रीड विथ रूल 86, 88A ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ठीक है। तो ये भी क्या कहता है, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आई है उसको आप क्या किसके सामने यूज कर सकते हो, उसको आप केवल आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकते हो। फाइन। Section 49 of the Act provides that the self-assessed input tax credit by a registered person shall be credited to its electronic credit ledger और electronic input tax credit ledger। जो सेल्फ असेस्ड क्रेडिट होती है, मतलब आपने कुछ लोगों से गुड्स खरीदे, उसमें क्या आपके पास क्या है, इनवॉइस आए और आपने क्या किया, उनको पेमेंट किया। उस पेमेंट का कुछ पोर्शन क्या था, टैक्स, जो कि क्या है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपने एक मंथ में, ठीक है, जितने भी परचेज किए उन सभी परचेजेस में जितना भी टैक्स पे किया उसको कैलकुलेट किया और आपने सेल्फ असेस किया, सेल्फ कैलकुलेट किया कि आप कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो, और जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हो उतनी आपने कहां डाल दी, आपने आपके रिटर्न में डाल दी, और वो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो गई। तो सेल्फ असेस्ड क्रेडिट मतलब सेल्फ कैलकुलेटेड क्रेडिट, और ये क्रेडिट कहां पे क्रेडिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द मंथली रिटर्न्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द आईटीसी लेजर। सेल्फ असेस्ड क्रेडिट कहां पे रिफ्लेक्ट करेगी, आईटीसी लेजर में। क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ ओनली टैक्स एंड नो अदर अमाउंट्स। मतलब इससे क्या कर सकते हो, आप केवल टैक्स पे कर सकते हो, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस पे नहीं कर सकते। Amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under CGST और IGST। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आपका ITC है उसको आप किसके लिए यूज कर सकते हो, आउटपुट टैक्स। बट किसका आउटपुट टैक्स, CGST का और IGST का। आप सोचोगे SGST के बारे में क्यों नहीं लिखा है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है CGST एक्ट एंड CGST रूल्स। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जो आप पढ़ रहे हो वो क्या है, CGST एक्ट, और उसके साथ क्या पढ़ रहे हो आप, IGST एक्ट। ठीक है, किसी किसी जगह पे IGST एक्ट है, बाकी मेजरली आप क्या पढ़ रहे हो, CGST एक्ट पढ़ रहे हो।
जो SGST एक्ट है वो आपके कोर्स में नहीं है, बिकॉज SGST एक्ट इज स्टेट वाइज, महाराष्ट्र GST, गुजरात GST, राजस्थान GST, MP GST, है ना। तो ये सभी एक्ट्स CGST एक्ट की तरह ही है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर विद जस्ट माइनर डिफरेंसेस। तो आपके कोर्स में स्टेट वाइज GST नहीं है, आपके कोर्स में क्या है, सेंट्रल GST। फाइन, क्योंकि ये क्या है, ये लॉ ऑल ओवर इंडिया क्या है, कॉमन है ना। तो आपके कोर्स में क्या है, CGST एंड IGST, SGST आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप CGST लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके कोर्स में है, तो CGST लॉ तो केवल CGST के बारे में ही बात करेगा, है ना, SGST के बारे में तो बात करेगा नहीं। तो यहां पे जो लिखा है, मेकिंग एनी पेमेंट टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स अंडर CGST, क्या बोला है, CGST को CGST के सामने यूज कर सकते हो और IGST को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। हमने यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट में सीखा था कि आप CGST को SGST को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते और SGST की ITC को CGST का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, केवल CGST और IGST। अगर आप SGST एक्ट पढ़ रहे होते तो यहां पे क्या लिखा होता, ITC of SGST can be used for making payment of output tax towards SGST and IGST, क्योंकि SGST को भी आप SGST के सामने और IGST के सामने यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहां पे किसके बारे में बात की है, केवल CGST एंड IGST के बारे में, बिकॉज वी आर स्टडिंग CGST एक्ट एंड CGST रूल्स, ठीक है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट output tax in relation to a taxable person means the tax chargeable under this act on the taxable supplies। जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है आपके कस्टमर से, उसी टैक्स को क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स, और वही टैक्स आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज करके पे कर सकते हो, ठीक है। ITC कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आप हो रेसिपिएंट और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना है, आपको क्या करना है, सप्लायर को केवल बेसिक अमाउंट पे करना है और टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज का कभी भी ट्रांजैक्शन हो तो उसका जो टैक्स पेमेंट लायबिलिटी अराइज हुआ वो आप आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करके पे नहीं कर सकते। तो RCM की टैक्स लायबिलिटी हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करके ही पे करनी है, मतलब पहले आप पैसे अपने कैश लेजर में डिपॉजिट करो और उसका यूज करके आप RCM का टैक्स गवर्नमेंट को पे करो। एक बार आपने RCM का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसके बाद आप उस टैक्स की क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। सिंपल है, मान लीजिए 100 रुपए का ट्रांजैक्शन था, उस पे आपको 5% पे करा, आपने किसको, गवर्नमेंट को पे किया, किस बेसिस पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे। तो इस 5 रुपए को क्या करोगे आप, पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से गवर्नमेंट को पे करोगे और फिर ये जो 5 रुपए आपने पे किए उसका क्या कर लोगे आप, क्रेडिट ले लोगे। कहां पे क्रेडिट ले लोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टैक्स है ये आपने अपनी पॉकेट से पे किया है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे खुद के पॉकेट पे कोई असर नहीं आता है। हम क्या करते हैं, टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और जो टैक्स हमने अपने सप्लायर को पे किया था, कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ टैक्स सेलर के टैक्स में से माइनस करके हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, है ना, यही होता है। तो उसमें हमारी जेब से कुछ भी नहीं जाता। लेकिन RCM के केस में हम कौन है, रेसिपिएंट, और हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, कैसे, कैश लेजर से। तो वो कहां गया, वो मेरी पॉकेट से गया वो पैसा। तो अब वो पैसा मेरा एक्सपेंस ना बने, इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो जो पैसा आपने सरकार को पे किया अंडर RCM, उस पैसे का क्या ले लो आप, क्रेडिट ले लो अंडर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स हम गवर्नमेंट को कैश लेजर के थ्रू पे करते हैं, उसके बाद हम उस कैश की क्या करते हैं, उसके बाद हम उस टैक्स का क्या करते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्लियर, फाइन। Where a person has claimed refund of any amount from cash and credit ledger,
द सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। क्या बोला है? जब कोई पर्सन रिफंड क्लेम करता है गवर्नमेंट से, मान लीजिए आपके ये आईजीएसटी का लेजर है, ठीक है, ये आपका आईजीएसटी का लेजर है, इसमें आईजीएसटी का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, हाँ, इसमें आपके पास बैलेंस पड़ा 1 लाख रुपए, तो आपने गवर्नमेंट से रिफंड मांगा, तो लॉ क्या कहता है? जैसे ही आप गवर्नमेंट को रिफंड के लिए अप्लाई करोगे ना, तो ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। तो अब इस अकाउंट का बैलेंस कितना हुआ? 0। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपका रिफंड एक्सेप्ट हो गया तो कोई बात नहीं, ये 1 लाख रुपए कहां चला जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि गवर्नमेंट से आपने रिफंड मांगा ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए पड़े थे, आपने सरकार को कहा कि भाई 1 लाख रुपए ऐसे ही पड़े, उसका यूज होने नहीं वाला कोई, आप ऐसा करो मुझे रिफंड दे दो, तो आपने रिफंड मांगा, तो वो पैसा कहां चला जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। अगर रिफंड अप्रूव हुआ तो, अगर रिफंड अप्रूव नहीं हुआ तो लॉ ये कहता है कि जो आपका 1 लाख रुपए हमने डेबिट किया था आईजीएसटी लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अगर मान लीजिए उसमें से 60,000 अप्रूव हो गया, तो 60,000 कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में। और 40,000 अगर अप्रूव नहीं हुआ तो 40,000 वो लोग वापस आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबके अलग अलग बैलेंस मेंटेन होते हैं, तो जिसमें जितना बैलेंस था उतना आपने क्या कर लिया? रिफंड क्लेम किया। रिफंड क्लेम किया तो गवर्नमेंट क्या कहती है? आपका क्रेडिट लेजर आईजीएसटी का हो, चाहे सीजीएसटी का हो, चाहे एसजीएसटी का, वो सारे क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से क्या क्लेम किया? रिफंड। अब रिफंड अप्रूव हो गया तो वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। प्रोसेस सिंपल। रिफंड रिजेक्ट हुआ तो जितना रिफंड रिजेक्ट हुआ उतना पैसा वापस आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? और हमको इतना तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर चाहे सी का हो, एस का हो, आई का हो, तीनों का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी रजिस्टर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो आप क्रेडिट लेजर से अगर कुछ पे करोगे तो आपका क्रेडिट लेजर क्या होगा? डेबिट। क्रेडिट लेजर से अगर आप कुछ पे करोगे, मतलब मान लीजिए आपने आउटपुट टैक्स पे किया, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है या आप कैश डिपॉजिट करते हो तो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। लेकिन अगर आप आउटपुट टैक्स पे करते हो तो कैश लेजर से पे किया तो कैश लेजर डेबिट होगा, इनपुट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट होगा, अगर आप आउटपुट टैक्स पे करोगे तो। ठीक है, फाइन, समझ आ रहा है? और लायबिलिटी रजिस्टर के केस में क्या होगा? जैसे ही आउटपुट टैक्स आप अपने रिटर्न में डालोगे तो वो आउटपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट होगा। फिर जैसे ही आप उस आउटपुट टैक्स को पे करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, सिंपल, समझ आ रहा है? If the refund claim is rejected, either fully or partly, the amount debited earlier to the extent of rejection shall be credited to electronic cash or credit ledger by the proper officer. ठीक है, समझाया मैंने आपको कि अगर रिजेक्ट हो गया तो पैसा क्या हो जाएगा? वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है ना? और अगर एक्सेप्ट हुआ तो कहां चला जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे? वो लोग आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, फाइन? रिफंड प्रोसीजर इन डिटेल एट फाइनल लेवल। सो ये रिफंड का जस्ट बेसिक बताया आपको, इस पे एक सेपरेट चैप्टर है पूरा, कहां पे पढ़ेंगे आप? फाइनल लेवल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। Electronic liability register will reflect the total tax liability of a taxpayer. क्या बताएगा? टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो, चाहे पेनल्टी पेमेंट हो, चाहे आउटपुट टैक्स पेमेंट हो, है ना? तो जैसे ही लायबिलिटी अराइज होगी क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर डेबिट हो जाएगा, है ना? क्यों? वो अमाउंट क्या है? आपका पेएबल अमाउंट। और जैसे ही आप इन अमाउंट को पे करोगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, जो अमाउंट है, मान लीजिए टैक्स का अमाउंट है, आउटपुट टैक्स का, तो कैसे पे करोगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। तो जैसे ही पे करोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फाइन।
Section 8, subsection 8 of section 49 prescribes the chronological order in which the liability of tax person has to be discharged. एक chronological order बता रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस बता रहा है कि आपकी जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की उसको आप कैसे डिस्चार्ज करोगे, पहले क्या पे करोगे, बाद में क्या पे करोगे, उसके बाद क्या पे करोगे. फाइन. सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैव टू बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट. क्या बोला है? सेल्फ असेस टैक्स एंड ड्यूज ऑफ द प्रीवियस पीरियड्स. मान लीजिए आप मार्च में हैं, ठीक है, तो मार्च में आपको जो टैक्स पे करना है वो है 10,000 रुपए, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर लायबिलिटी बता रहा है 50,000 रुपए की. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जैन और फेब का टैक्स पे किया ही नहीं था. तो लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप प्रीवियस पीरियड्स के टैक्स पे करेंगे. मतलब अगर मुझे मार्च का टैक्स पे करना है तो उससे पहले मैं जैन और फेब का टैक्स क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं मार्च का टैक्स पे कर पाऊंगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर. बी, सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर द करंट पीरियड. एक बार प्रीवियस पीरियड का टैक्स पे कर दिया, उसके बाद क्या कर सकते हो आप? करंट पीरियड का टैक्स पे कर सकते हो. मतलब जैन फेब का कर दिया और आप कहां पे हो? मार्च में. मार्च का टैक्स कब पे करना है? अप्रैल में. तो अप्रैल में सबसे पहले आप जैन फेब का टैक्स क्लियर करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? मार्च का टैक्स पे करोगे. वंस दिस टू स्टेप्स आर एग्जॉस्टेड, मतलब ए और बी हो गया, प्रीवियस पीरियड और करंट पीरियड का टैक्स पे कर दिया, thereafter any other amount payable including the demand determined under section 73 or 74 is to be discharged. क्या बोला है कि अगर आपने टैक्स कम पे किया है, जानबूझ के किया या गलती से हो गया, गवर्नमेंट को पता पड़ा तो गवर्नमेंट ने एक डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया कि सो एंड सो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती, आके पे करके जाओ. तो फ्रेंड्स ये जो अमाउंट है जो डिमांड ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि आपने इतना टैक्स कम पे किया है, यू नीड टू पे दिस टैक्स, तो ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी अमाउंट है आप कब पे कर पाओगे? जब आपने प्रीवियस पीरियड का टैक्स और करंट पीरियड का टैक्स पे कर दिया हो, उसके बाद ही जो अंडर सेक्शन 74, अंडर सेक्शन 73 जो डिमांड ऑर्डर इशू हुआ है उसका आप टैक्स पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, पेनल्टी पेमेंट और व्हाटएवर आप कर पाओगे. ठीक है. और ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस हैज टू बी मैंडेटरली फॉलोड. मतलब पहले प्रीवियस पीरियड का टैक्स पे करो, फिर करंट पीरियड का करो, उसके बाद अगर डिमांड नोटिस के थ्रू कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है तो उसका पेमेंट आपको करना रहेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, फाइन. डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो सिंपल है. क्रेडिट लेजर में क्या डेबिट होगा? आउटपुट टैक्स. तो पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, इधर आप लिखेंगे फ्रेंड्स आउटपुट टैक्स. ऑल लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट लेजर से तो केवल आउटपुट टैक्स ही पे हो सकता है. तो क्रेडिट लेजर में डेबिट क्या होगा? आउटपुट टैक्स. एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट होगा आउटपुट टैक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपने पे कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो बस यही लिखा है यहाँ पे, जब कोई लायबिलिटी आप पे करोगे तो क्रेडिट लेजर डेबिट होगा और लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होगा. डेबिट टू कैश लेजर. कैश लेजर कब डेबिट होगा? जब आप कोई लायबिलिटी पे करोगे. तो कौन सी लायबिलिटी पे करोगे? सो कैश लेजर की लायबिलिटी सारी यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, ये पेमेंट ऑफ टीडीएस आपके कोर्स में नहीं है. टीसीएस डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो मैंने टीसीएस आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कट करके अपने सप्लायर को अमाउंट पे करता है ना. तो उस टीसीएस का अमाउंट उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना होता है. अमाउंट पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज का टैक्स कैसे पे करना होता है? कैश लेजर के थ्रू. तो इससे कैश लेजर क्या होगा? डेबिट होगा. अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 क्या था? कॉम्पोजिशन स्कीम. कॉम्पोजिशन स्कीम में ना बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है ना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करता है. उसको टर्नओवर का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना होता है. तो वो कैसे पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेगा. अमाउंट पेएबल टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट्स, फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर द एक्ट. ठीक है, तो ये सब कहां से पे होंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होगा? डेबिट. और क्रेडिट क्या होगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर.
ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? क्योंकि जब ये लायबिलिटी अराइज हुई होगी तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर डेबिट हुआ होगा। अब ये लायबिलिटी सेटल हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हाउ डू द न्यू पेमेंट सिस्टम बेनिफिट्स द टैक्स पेयर्स एंड द डिपार्टमेंट? ये जो न्यू टैक्स सिस्टम है, मतलब न्यू टैक्स सिस्टम मतलब किस तरीके से न्यू पेमेंट सिस्टम मतलब किस तरीके से न्यू पेमेंट सिस्टम? जो ई लेजर्स का जो सिस्टम आया है, कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, है ना। प्रीवियस रिजीम में ये सब नहीं था, सर्विस टैक्स, वैट में ई लेजर्स मेंटेन नहीं होते थे। तो उनके फायदे क्या है वो दिया हुआ है। नो मोर क्यूज एंड वेटिंग फॉर मेकिंग पेमेंट एज पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन। पेमेंट कैसे कर सकते हो फ्रेंड्स? ऑनलाइन कर सकते हो, क्यूज में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन रिसिप्ट फॉर पेमेंट मेड ऑनलाइन, ठीक है, इंस्टेंट आपको रिसीट आ जाती है। टैक्स कंसल्टेंट कैन मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। जो आपका कंसल्टेंट है आपके बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है। यू जस्ट नीड टू ऑथराइज हिम। सिंगल चालान फॉर्म टू बी क्रिएटेड ऑनलाइन। आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, भले ही सभी अलग अलग एक्ट्स हैं, उनका इंटरेस्ट हो चाहे पेनल्टी हो चाहे कोई भी अमाउंट हो, इन सभी का पेमेंट के लिए करने के लिए केवल हमको एक ही चालान जनरेट करना पड़ता है, मल्टीपल चालान जनरेट नहीं करने पड़ते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। पहले वैट के लिए अलग चालान जनरेट होता था, सर्विस टैक्स के लिए अलग होता था, एक्साइज के लिए अलग होता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए एक सिंगल चालान ही जनरेट होता है। फाइन। रेवेन्यू विल कम अर्लियर टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी एज कंपेयर टू द ओल्ड सिस्टम। गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंस्टेंटली मिल जाता है जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ठीक है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, आपके सभी लेजर्स कहाँ अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा कहाँ अवेलेबल है? जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। तो क्या है, देयर इज अ स्कोप ऑफ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू द अर्लियर टैक्स रिजीम। फाइन। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब फ्रेंड्स, जब आप टैक्स पेमेंट में डिले करते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका टैक्स पेमेंट ड्यू डेट था 20th Feb, ठीक है, आप जैन का रिटर्न फाइल कर रहे हो, टैक्स कब तक भर देना था? 20 फरवरी तक भर देना था। आपने टैक्स पे किया 30th Feb को, तो 10 दिन लेट पे किया तो गवर्नमेंट कहती है 10 दिन का इंटरेस्ट पे करो। फाइन, तो रीड करते हैं। इंटरेस्ट इज पेएबल इन फॉलोइंग 3 सर्कमस्टेंसेस। तो फर्स्ट सर्कमस्टेंस देखते हैं, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और इन पार्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। आपने टैक्स पेमेंट में डिले किया तो क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 10। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जितनी एलिजिबल थे आप लेने के लिए उससे ज्यादा ले ली, मतलब आपको 10,000 लेनी चाहिए थी एज पर लॉ, ठीक है, आपने कितनी ले ली? 15,000, मतलब आपने एक्सेस क्रेडिट ले ली। आप 15,000 की क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं थे, आप 10,000 के लिए ही एलिजिबल थे। आपने कितनी क्रेडिट ले ली? 15,000 की क्रेडिट ले ली। तो गवर्नमेंट कहती है जितने दिन के लिए आपने एक्सेस क्रेडिट ली उतने दिन का क्या पे करोगे? आप इंटरेस्ट पे करोगे। अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपको गवर्नमेंट को पे करने थे 50,000, आपने किए 30,000 और 20,000 अपने पास रख लिए। मान लीजिए ये 20,000 आपने गवर्नमेंट को 4 महीने बाद पे किए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? जो 4 महीने तक तुमने 20,000 रखे ना हमारे अपने पास, उसका क्या पे करो? इंटरेस्ट पे करो। अब कितना इंटरेस्ट पे करना है वो देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स दैट इज फेलियर टू पे टैक्स। मतलब ये पॉइंट ए की बात कर रहा है, तो पॉइंट ए में कितना इंटरेस्ट है फ्रेंड्स? 18%, ठीक है। तो 18% इज 18% पर एनम, है ना, ये पूरे साल का टैक्स रेट है, इंटरेस्ट रेट है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 10,000 रुपए टैक्स पे करना था, ठीक है, और 20 फेब को करना था। आपने पे कब किया? 30 फेब को, ठीक है, और 10,000 रुपए टैक्स पे करना था। सो टैक्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, 18% पे करना होता है, ठीक है। आपने ये पैसा कितने दिन के लिए रखा? 10 दिन के लिए रखा। 20 फेब को पे करना था, 30 फेब को पे किया, 10 दिन लेट पे किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ
ईयर। सो टैक्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, पर एनम पूरे साल का है, लेकिन मैंने तो केवल 10 ही दिन की डिले की है, तो मैं 10 ही दिन का इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आता है 10,000 इंटू 18% इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो जो भी अमाउंट आएगा दैट वुड बी योर इंटरेस्ट अमाउंट, और ये अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ आ रहा है, फाइन। 24% ऑन अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी और सच अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब ये जो पॉइंट सी, बी और सी है ना, उसके लिए लिखा है यहां पे पॉइंट बी। तो पॉइंट बी और सी मतलब आपको जितनी क्रेडिट लेनी थी उससे ज्यादा ले ली, या जितना आपका आउटपुट टैक्स बनता था उससे कम पे किया, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, 24% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो क्रेडिट जब भी ले ध्यान से लें कि इतने के लिए मैं एलिजिबल हूं तो इतनी लूं। आउटपुट टैक्स जब भी पे करें तो ध्यान से पे करें कि इतना मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है तो मुझे पे करना पड़ेगा। नहीं करोगे, डिले करोगे पेमेंट में, तो 24% इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50,000 आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया, ठीक है, आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को आपने पे किया 30,000 रुपए, और 20,000 आपने अपने पास रखा। ये 20,000, ठीक है, आपको पे कर देना था 20th Feb को। ठीक है, ये आप जैन का रिटर्न फाइल कर रहे हो, जैन के रिटर्न में 50,000 जैन में आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, 30,000 पे किया, तो जैन का टैक्स कब तक पे करना होता है, जनरली सभी केसेस में 20th Feb तक। तो 20,000 आपको 20 Feb को पे करना था, लेकिन आपने कब पे किया, मान लीजिए 20 मई को, तो आपने ये पैसा 3 महीने तक अपने पास रखा, मार्च अप्रैल मई। तो गवर्नमेंट कहती है जो 20,000 आपने मुझे 3 महीना लेट पे किया, तो 20,000 इंटू 24% इंटरेस्ट इंटू अप्रोक्सीमेटली मान लेते 90 डेज डिवाइडेड बाय 365, तो जो अमाउंट आया दैट इज योर इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स इंटू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। इससे जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट, और वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है, आईटीसी के लिए भी सेम, आपको आईटीसी लेनी थी 10,000, ले ली 15,000, तो 5,000 रुपए जो आपने ज्यादा ले लिए वो आपने 2 महीने बाद मान लीजिए रिवर्स कर दिए, या गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स में ऐड करके पे कर दिए। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, फाइन। The period of interest will be from the date following the due date of payment to the actual date of payment. Due date of payment हमारे केस में क्या था, 20th Feb। ठीक है, एक्चुअल डेट कौन सा था, 30th Feb। तो ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट का पेमेंट का इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नोट, interest is to be charged only on the amount which is paid using electronic cash ledger, except for the cases where such tax has been paid after initiation of proceedings from the department under section 73-74। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ये कहती है कि अंडर सेक्शन 73-74 इन केसेस के अलावा, मतलब जिन केसेस में आपने टैक्स पेमेंट में डिले तो किया लेकिन वॉलंटरी गवर्नमेंट को पे कर दिया है ना, क्या बोला है, इंटरेस्ट एज मेंशन्ड इन पॉइंट ए अबव। किसकी बात की है, पॉइंट ए, इस पॉइंट की बात की है, बी और सी की बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, केवल पॉइंट ए के लिए है। ये जो नोट है दिस बिलोंग्स टू पॉइंट ए ओनली। जब आप क्या करते हो, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, जैन का टैक्स था, आपने फेब तक पे करना रहता है, फेब में पे नहीं किया, मार्च में भी नहीं किया, अप्रैल में नहीं किया, मई में क्या किया, वॉलंटरीली पे कर दिया। ठीक है, तो ये नोट आपको एप्लीकेबल है। मई में भी नहीं किया, जून में नहीं किया, जुलाई में नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने क्या भेज दिया, डिमांड ऑर्डर, कि भाई साहब आपका इतना टैक्स बनता है, पे करो। तो ये जो डिमांड ऑर्डर रेस करके जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है ना, डिमांड ऑर्डर रेस किया और टैक्स लायबिलिटी बनी गवर्नमेंट को पे करने के लिए, तो उस केस में ये नोट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये नोट है क्या वो समझते हैं।
गवर्नमेंट ये कहती है, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट को पे करने थे 20,000 रुपए, ये 20,000 पे करने में आपने किया डिले, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है, ये ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, उसमें पड़े थे 50,000 रुपए। आपको ये 20,000 गवर्नमेंट को पे करने थे फेब में, आपने किए मई में। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फेब में कितना बैलेंस था? 50,000। फिर भी आपने गवर्नमेंट को 20,000 पे नहीं किया। मान लीजिए रिटर्न फाइल करना भूल गए, ड्यू टू XYZ रीजन आपका रिटर्न फाइल हुआ ही नहीं, फेब में भी नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में भी नहीं हुआ, मई में हुआ, मई में आपने 20,000 रुपए पे कर दिए। तो गवर्नमेंट कहती है जो डिले आपने किया ना 4 महीने का 20,000 रुपए पे करने के लिए, इस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 50,000 रुपए ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े थे, और 50,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है। इसका मतलब यह होता है कि 50,000 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा पड़े हैं। समझ आ रहा है? ईसीएल में बैलेंस है, लेकिन वो बैलेंस है कहां? वो पैसा रखा किसने है? गवर्नमेंट के पास ही पड़ा है। लेकिन मान लीजिए आपको 20,000 का पेमेंट करना था, ठीक है, फेब में आपने पेमेंट किया 20,000 का मई में, ठीक है, तो मई में जब आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया तो 10,000 दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, और 10,000 दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। और थ्रू आउट द पीरियड आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 10,000 रुपए तो थे ही। 10,000 रुपए आपको किससे पे करने पड़े? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करने पड़े। तो गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट केवल इस 10,000 पे लगेगा जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किए। फ्रेंड्स, कैश लेजर से जब भी आप पेमेंट करते हो ना, तो आपको जब पेमेंट करना होता है तभी आप कैश लेजर में पैसा डालते हो। पैसा ऐसे ही डाल के नहीं रखते। कैश लेजर में पैसा डालोगे तो कोई बैंक की तरह आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाला है। कैश लेजर में आप पैसा कब डालते हो? जब आपका क्रेडिट लेजर में पैसा नहीं होता है और आपको गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करना होता है, तो आप क्या करते हो? कैश लेजर में पैसा डालते हो और वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हो। तो गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट लेजर का पैसा तो मेरे पास पड़ा ही है ऑलरेडी, डिले वाला अगर आप डिले करते हो पेमेंट में, तो इंटरेस्ट केवल किस अमाउंट पे करना है? उस अमाउंट पे करना है जो आपने मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया। लेकिन ये सब कब पॉसिबल है? जब आप वॉलंटरी पेमेंट करते हो। एक बार डिमांड ऑर्डर रेज हो गया ना, तो डिमांड ऑर्डर रेज होने के केस में आप कभी भी ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे। डिमांड ऑर्डर रेज हो गया तो उसके बाद तो आपको पूरा 20,000 पे ही इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ऑर्डर आया उसके बाद आपने गवर्नमेंट को पे किया। वॉलंटरी करते हो तो जितना कैश लेजर से पे किया उतने ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा इस पे, आप जस्ट इस पॉइंट को समझ के आपके ध्यान में रखें। फाइन। Interest as mentioned in point A above is to be charged only on the amount which is paid by using electronic cash ledger, except the cases where such tax has been paid after initiations of proceedings from the department under section 73 and 74. क्लियर है? और फ्रेंड्स ये चीज पॉइंट बी और सी में पॉसिबल है क्या? पॉइंट बी और सी में भी पॉसिबल है, लेकिन वॉलंटरी पेमेंट होना चाहिए। जनरली पॉइंट बी और सी में वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है, उसमें डिमांड ऑर्डर होने के बाद ही बंदा क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। क्योंकि बी और सी क्या है? बी और सी जनरली फ्रॉड केसेस होते हैं कि आपने क्रेडिट जितनी लेनी थी उससे ज्यादा ले ली, है ना। आप सोचते कौन देखने आएगा कि मेरे पास कितने इनवॉइस हैं, क्या है वगैरह, कितनी क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं जितनी लेनी चाहिए थी। आउटपुट टैक्स जितना कलेक्ट किया उससे कम पे करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को पता चल गया, डिमांड ऑर्डर इशू हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ए अबव क्यों लिखा है? एज मेंशन्ड इन पॉइंट ए अबव, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वॉलंटरी पेमेंट वाली चीजें केवल पॉइंट ए में हो सकती है। बी और सी 99% क्या होते हैं? फ्रॉड केसेस होते हैं। उस केस में डिमांड ऑर्डर आने के बाद ही बंदा पेमेंट करता है। फाइन, क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, इसके आगे हम लोग करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में।